इस वीडियो में हम लोग इस पेपर के सेक्शन सी और डी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पेपर के क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो इसमें बोल रहे हैं अ प्लांट हैविंग ब्लू कलर्ड फ्लावर जिसका जीनोटाइप कैपिटल बी भी है इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट हैविंग व्हाइट कलर फ्लावर जिसका जीनोटाइप स्मॉल बी भी है। तो यहाँ पे दो आंसर आपको करने हैं, जिसमें पहला है नेम द टर्म यूज्ड फॉर द ट्रेट विच इज ऑब्जर्व्ड इन F1 जनरेशन, गिव इट्स जीन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे F1 जनरेशन में जो ट्रेट आपको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। तो इसका आपका नाम लिखना होगा डोमिनेंट ट्रेट। और उसके बाद कह रहा है कि इसका जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल बी, ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा स्मॉल बी, और कैपिटल बी हमेशा कॉम्बाइन होता हुआ दिखेगा, इसलिए जीनोटाइप आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। अब सेकंड में कह रहे हैं इफ द प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन आर सेल्फ पॉलिनेटेड, राइट द परसेंटेज ऑफ पहला प्लांट विथ फ्लावर ऑफ ब्लू कलर, सेकंड प्लांट विथ फ्लावर ऑफ व्हाइट कलर इन F2 जनरेशन, व्हाट डिड रीअपियरेंस ऑफ प्लांट विद व्हाइट कलर फ्लावर इन F2 जनरेशन इंडिकेट। यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कराना है, मतलब कि कैपिटल बी स्मॉल बी को दो यूज करना पड़ेगा। इसका यहाँ पे जो आएगा गैमेट वो कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, इसका भी गैमेट कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। जब क्रॉसिंग कराओगे यहाँ पे तो कुल 4 ऑब्जर्वेशन आपको दिखेंगे, जिसमें एक होगा कैपिटल बी, दो होंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक होगा स्मॉल बी। तो पहला यहाँ पूछा है प्लांट विथ फ्लावर ऑफ ब्लू कलर, तो ब्लू कलर ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, यानी कि कुल 75% आपको मिलेगा ब्लू कलर, 25% मिलेगा व्हाइट कलर। तो यहाँ पे ब्लू कलर पूछा हुआ है तो 75% आंसर लिखना होगा। दूसरा कह रहा है प्लांट विथ फ्लावर ऑफ व्हाइट कलर इन F2 जनरेशन, तो इसको लिख देना है 25%। फिर उसी में आगे कह रहा है व्हाट डिड द रीअपियरेंस ऑफ प्लांट विद व्हाइट कलर फ्लावर इन F2 जनरेशन इंडिकेट। कह रहा है F2 जनरेशन में इस व्हाइट कलर फ्लावर के अपीयरेंस से क्या इंडिकेट हो रहा है। तो इसे इंडिकेट यही हो रहा है कि जो व्हाइट कलर फ्लावर है वो रिसेसिव ट्रेट है, और रिसेसिव ट्रेट के लिए दो फैक्टर जो यहाँ पे चाहिए वो रिसेसिव फैक्टर होने चाहिए जो कि कॉम्बिनेशन में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे इस पे बेस्ड आपको दो आंसर करने हैं। यहाँ पे जो आपको फिगर दिया गया है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया गया है सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3, इट इज रिएक्ट विद HCl एंड गिव NaCl। यहाँ पे इसको जब बैलेंस करोगे तो 2NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O। यहाँ पे पहला है नेम द गैस इवाल्व एंड राइट द चेंज ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर। यहाँ पे जो गैस इवाल्व होगा वो होगा CO2, और जब लाइम वाटर के अंदर CO2 को हम ऐड करते हैं तो लाइम वाटर हो जाता है मिल्की। आपको लिख देना है लाइम वाटर बिकम मिल्की। फिर बोला है कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन आपको लिखना है लाइम वाटर का CO2 के साथ। तो लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस, इसके अंदर जब CO2 पास कर दोगे तो ये बन जाएगा CaCO3 और बाहर हो जाता है वाटर। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट कह रहा है इफ द सेम गैस इज पास्ड इन एक्सेस इन द प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कह रहा है कि इसी के अंदर अगर हम CO2 एक्सेस अमाउंट में ऐड कर देते हैं तो क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन यही रहेगा। अब इसके अंदर जब हम लोग CO2 को एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मीन्स NaHCO3 ट्वाइस। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से जो मिल्की अपीयरेंस है वो वैनिश हो जाता है। अब यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला पूछा है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी का और वाला पार्ट दिया हुआ है राइट केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो इसको हम लोग सॉल्वी प्रोसेस से बनाते हैं, जिसमें कुल रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम लोग 4। वो रॉ मटेरियल कौन कौन सा होगा, NaCl, साथ में यूज करते हैं CO2 एंड वाटर एंड अमोनिया। जब ये 4 आपस में कंबाइन होते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है। एक होता है यहाँ पे बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3, और एक होता है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि हाउ इज बेकिंग पाउडर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है इसी के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो एडिबल है, जिसको हम खा सकते हैं।
तो इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट जब इसका मिक्स कर देते हैं तो इनके मिक्सिंग के बाद जो पाउडर मिलता है उसी को हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। फिर क्या, एक्सप्लेन हाउ बेकिंग पाउडर मेक अ ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो जब इस बेकिंग पाउडर के अंदर आप वाटर ऐड करोगे या फिर इसकी कर दोगे थोड़ी सी हीटिंग, तो हीटिंग के बाद भी और वाटर ऐड करने के बाद भी ये रिलीज करता है CO2 गैस, और इसी CO2 गैस के एलिमिनेशन की वजह से जो मटेरियल या होता है या फिर डो होता है जिसके अंदर हमने इसको ऐड किया हुआ है वो थोड़ा सा फ्लफी और सॉफ्ट हो जाता है, मतलब स्पंजी हो जाता है। तो ये कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच अकर्स व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड। बेकिंग पाउडर को जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे NaHCO3 इसका मेन कंपोनेंट है, इसी की हीटिंग करनी है तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, जैसे Na2CO3, वाटर बाहर हो जाता है और CO2 गैस जनरेट होता है, इसी की वजह से जो फूड होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, राइट वन फंक्शन ईच ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी का और टेस्टिस का एक एक फंक्शन बताना है। जैसे ओवरी है इसका दो काम होता है, सबसे पहले रिलीज ऑफ एग और दूसरा होता है सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। सेम ऐसे ही जो टेस्टिस होगा उससे रिलीज होगा स्पर्म, तो एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा ये मेल हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है। बी है गिव रीजन वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे क्या होता है, जो टेस्टिस है वो रिलीज करता है स्पर्म, द प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर टेम्परेचर विच इज स्लाइटली लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। इसलिए जो टेस्टिस है उसको बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होल्ड करना होता है, इसलिए मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। अगर इसको बॉडी टेम्परेचर पे हम रखेंगे तो उस कंडीशन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्रोसेस होगा नहीं। सेकेंड पार्ट है लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एवरी मंथ। यहाँ पे जो यूट्रस होता है इसके अंदर होता है इम्प्लांटेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो यहीं पे आके इसके साथ अटैच होता है और इसका होता है पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और इसके इम्प्लांटेशन के लिए यहाँ पे इस यूट्रस की जो दो लाइनिंग होती है अंदर वाली, जिसको हम टेम्परेरी वाल बोलते हैं, ये बनता बिगड़ता रहता है प्रेगनेंसी के लिए, और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर ये फिक्स हो जाता है, फिर उसके बाद ब्रेक नहीं होगा और 9 मंथ तक इसी के थ्रू यहाँ पे नरिशमेंट इस फीटस को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिच न्यूट्रिएंट का कंटेंट भरा होता है और इसी को यहाँ पे फीटस यूज करता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन अ मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अनदर मेटल। एक केमिकल इक्वेशन बताना है जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ जब यूज होगा तो कलर का चेंज आप ऑब्जर्व करोगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ले लेते हैं आयरन और इसको ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन के अंदर। तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का और इसके बाद ये चेंज होता है FeSO4 दैट इज स्लाइटली ग्रीन इन कलर, और यहां से कॉपर हो जाता है एलिमिनेट। इसका बी पार्ट है when hydrogen gas is passed over heated copper second oxide। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड मतलब CuO, कह रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास करना है। ठीक है। कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म्ड, कॉपर बन गया और स्टीम बन गया, मतलब कि वाटर वेपर फेज में। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया विद फिजिकल स्टेट फॉर दिस रिएक्शन। CuO यहाँ पे होगा सॉलिड, साथ में हाइड्रोजन ये है गैस, Cu बन गया सॉलिड और वाटर यहाँ पे है स्टीम के फॉर्म में, यानी आपको लिख देना है गैस। ठीक है। स्टेट द काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, किस काइंड का रिएक्शन है। यहाँ पे इसका इसमें देखोगे तो होगा रिडक्शन, इसका इसमें होगा ऑक्सीडेशन, इसलिए लिख सकते हो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें ए पार्ट है स्टेट राइट हैंड थंब रूल और सेकेंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इन दोनों को यहाँ पे स्टेट करना है, मतलब कि डिफाइन करना है। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या है, इसको मैक्सवेल ने दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन वी होल्ड द वायर विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी विद राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, then all the four fingers turn in a specific direction that represent the direction of the magnetic field। दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन वी होल्ड द लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट
the forefinger, middle finger and thumb all are mutually perpendicular to each other, and the middle finger represent the direction of current, forefinger represent the direction of magnetic field, then thumb always represent the direction of the force. इसका बी पार्ट है, using Fleming left hand rule, determine the direction of the force experienced by a proton which enters vertically downward in the uniform magnetic field acting horizontally from west to east as shown in the diagram. तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। अब अपने लेफ्ट हैंड को आपको इस तरीके से होल्ड करना है कि जो आपका मिडल फिंगर होगा वो होगा डाउनवर्ड, और जो फोर फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और जब इस तरीके से आप होल्ड करोगे तो आप देखोगे जो थंब आपका होगा ये होगा आउटवर्ड ऑफ द पेज, इसलिए लिख देना है आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अप टू द पेज। तो यहाँ पे पेज के अपवर्ड जो फोर्स होगा वो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, इन द गिवन सर्किट व्हेन की इज क्लोज्ड डिटरमाइन द फॉलोइंग। यहाँ पे तीन चीजें आपको बतानी है। पहला है टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द थ्री रजिस्टर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो तीनों जो रजिस्टर हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, इसलिए लिख दोगे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 6 मीन्स 12 ओम। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा, रीडिंग ऑफ द अमीटर। अब ए मीटर के अंदर आपको रीडिंग बतानी है, मतलब कि आपको बताना है करंट। तो ओम्स लॉ हम लोग लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, आई हो जाएगा यहाँ पे V बाई आर, यहाँ पे वोल्टेज है 6, टोटल आर है 12, मीन्स ये हो जाएगा 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया 0.5 एम्पियर। तीसरा है रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है और इसको पैरेलल किसके लगाया गया है, 4 ओम के, यानी 4 ओम के अंदर कितना वोल्टेज चल रहा होगा ये बताना होगा। तो V इक्वल टू आई आर एक बार हम फिर से लगाएंगे। I टोटल करंट है जो कि सब में सेम चलेगा, क्योंकि करंट सीरीज में डिवाइड होता नहीं है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 0.5। इसका R है 4, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट, यानी इसमें जो वोल्टेज सप्लाई है वो 2 की है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, स्टडी द फॉलोइंग रे डायग्राम एंड नेम द एंगल गिवन बिलो। यहाँ पे चार अलग अलग एंगल्स हैं जिनको यहाँ पे बताना है कि किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें पहला है PEN। यहाँ पे पॉइंट P, ये है E, ये है N, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा है एंगल FEN डैश। FEN डैश कहाँ है, ये हो गया पॉइंट FEN डैश, इस एंगल की बात हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहां से मीडियम बदल रहा है और लाइट हो रहा है थोड़ा सा बेंड, इसलिए लिख देना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तीसरा है एंगल SFM, ये हो गया S, ये है पॉइंट F और ये है M, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। अगला है एंगल FGH, दिस वन इज F, फिर G और H, यानी इस एंगल की बात हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन बिकॉज इट इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद इसका बी पार्ट है, इन दिस डायग्राम इफ साइन एंगल PEN, साइन एंगल FEN is 3/2, what is the value of sine angle SMF and sine EFM? Give reason to justify your answer. अब अगर इस फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो जो ये वाला एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होता है, और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/1, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2/3। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। ये लाइट एयर से एंटर किया हुआ है ग्लास में, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ये वैल्यू है। उसके बाद अब लाइट ग्लास से जा रहा है एयर में, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर अपोजिट हो जाएगा, इसलिए 3/2 का आपको 2/3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे आपको लिख देना है कि जो यहाँ पे इंटरफेस है वो डिवाइड कर रहा है एयर को और ग्लास को, एंड लाइट इज एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास,
means from rarer medium to denser medium. So the refractive index is 3/2. And in this, the interface is this one, means interface is AC, and light is enter from glass to air. So refractive index become reverse. So the refractive index is 2/3. ये हो गया इसका आंसर। ये तो हो गया सेक्शन सी। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन डी पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 है। Study the diagram below of elementary canal of men and name the part marks as ABC. Write the name of enzyme present in each labeled part. जो ए है ये बना हुआ है माउथ, जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, और इसके अंदर जो एंजाइम एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलेवरी एमाइलेज। सेकेंड इसका पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक, और स्टमक के अंदर जो एंजाइम होता है दैट इज पेप्सिन। सी पार्ट यहाँ पे है पैंक्रियास, और पैंक्रियास के अंदर कुल 3 एंजाइम रिलीज होते हैं, जिसमें एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज, और एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन हाउ डाइजेस्टेड फूड रीचेज ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड इज यूटिलाइज। यहाँ पे एसिमिलेशन की बात हो रही है। जो डाइजेस्टेड फूड होगा इट इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विली, and then it is absorbed and mixed with the blood, and through the blood it is transported to all cells of the body, and in each cell it is reabsorbed and utilized according to the need। ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ यहाँ पे इसका आर पार्ट है, जिसमें बोल रहा है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो विच रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन हार्ट एंड नेम द पार्ट लेबल्ड ABC, मेंशन्ड द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। तो जो ए है वो क्या कर रहा है, जो ब्लड है उसको लेके जा रहा है लंग्स में, और ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाने वाला कौन होता है, पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। और जो बी पार्ट है वो ब्लड को लेके जा रहा है पूरी बॉडी में, और ब्लड को यहां से पूरी बॉडी में लेके जाने वाला कौन होता है, अओर्टा। ये अओर्टा हो गया। और यहाँ पे सी बताना है कौन है। सी आप देख लो वो पार्ट है जो इसको और इसको कंबाइन कर रहा है, यानी कि एक तरफ से जो ब्लड आया हुआ है दूसरी तरफ उसका एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, थ्रू ब्लड कैपिलरीज। ये है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। अब तीनों का कह रहा है कि फंक्शन बता दो। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। उसके बाद बताना है अओर्टा का, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और ब्लड कैपिलरीज के लिए क्या लिखना होगा, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग पार्ट्स। चलिए, उसके बाद आ गए हम लोग 35 पे, जिसमें ए पार्ट है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 12, 12 का मतलब हो गया 282, एंड वाई एटॉमिक नंबर 17, 17 का लिख दोगे 287। Show the formation of ionic compound when X and Y combine with each other. Write the name and formula of the compound form. State what would happen if electric current is passed through the aqueous solution of this compound. Name the ion that will reach at cathode and anode. यानी कि यहाँ पे 3-4 चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहला यहाँ पे पूछा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये 12 वाला हो गया मैग्नीशियम, और 17 वाला हो गया क्लोरीन। ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इसलिए मैग्नीशियम 2+ बनाता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, इसलिए क्लोरीन माइनस बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन को ये 1-1 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 दिखा देना है। दूसरे वाले के केस में भी यहाँ पे आपको 7 दिखा देना है। इसके इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि पता चले। 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसको दे दिया यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसको दे दिया यहाँ पे। ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम 2+ में, एंड दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन। दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा MgCl2। तो राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। फार्मूला ये हो गया, इसका नाम हम लोग लिख देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। ठीक है ना। स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड। जब इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा,
और ब्रेक होने के बाद कह रहा है कि कौन कौन सा आयन जनरेट करेगा। ये जनरेट करेगा मैग्नीशियम 2+ और क्लोराइड आयन। तो कह रहा है कैथोड और एनोड पे क्या जाएगा बता दो। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज वाला हमेशा जाता है कैथोड पे, तो कैथोड पे चला जाएगा। और जो Cl- है वो चला जाएगा एनोड पे, तो एनोड पे क्लोरीन गैस मिल जाएगा और कैथोड पे मैग्नीशियम मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी का बी वाला पार्ट है, राइट द नेम ऑफ टू मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, विच वन ऑफ द टू इज मोर रिएक्टिव, हाउ कैन दिस फैक्ट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली इन द स्कूल लैब। तो इसमें दो मेटल हम लोग लिख लेते हैं, आयरन और कॉपर। पूछ रहा है कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो बोल देना आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल लैब में पूछ रहे हैं, तो बड़ा आसान सा काम है, हम लोग ले लेते हैं आयरन और इसको डाल देते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, जो कि ब्लू कलर का होगा। कुछ टाइम के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो ब्लू कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है और इसने इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। इसी का सेकंड पार्ट है, some metals of moderate reactivity are also found in the earth crust in the form of their carbonate, name the process involved in the extraction of metal from them, giving chemical equation for each reaction that occurs। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में हम लोग लिख लेते हैं जिंक, और जिंक का जो और हम लोग यूज करते हैं जनरली एक्सट्रैक्शन के लिए, वो यूज करते हैं जिंक कार्बोनेट। और जिंक कार्बोनेट का हम लोग करेंगे कैल्सिनेशन, इसलिए इसको हम लोग इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं। तो यहाँ पे मिल जाता है जिंक ऑक्साइड और CO2 हो जाता है बाहर। अब इसी जिंक ऑक्साइड का हम लोग कर देंगे रिडक्शन बाय यूजिंग कोक, तो जिंक इम्प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। फिर उसी जिंक की हम लोग कर देंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, हमको प्योर जिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, स्टेट ओम्स लॉ, ड्रा VI ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। VI ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो ये हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया VI ग्राफ। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर इज 200 ओम if the area of cross section of the wire is 40 into 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर, determine the electrical resistivity of the material of the wire। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसलिए इसको सॉल्व करना आसान है। अदरवाइज जब सेंटीमीटर या मिलीमीटर में देता है तो उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आपको मालूम है फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं R = रो L/A। यहाँ से अगर हम रो लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा R × A/L, यही हम लोगों को करना है। तो रेजिस्टेंस हो गया 200, एरिया हो गया 40 × 10 की पावर -8, और नीचे लेंथ हम लोग लिखेंगे, तो लेंथ दिया है किलोमीटर में, इसको मीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 4 × 2 × 10 की पावर, ये हो गया -3, 10 की पावर 8 पहले से है माइनस साइन के साथ, और इसका 3 जीरो लिखोगे 10 की पावर 3, ये 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 8 × 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद है आर पार्ट, you have three resistor of resistance R1, R2, R3 if the equivalent resistance of series and parallel combination of the three resistors are RS and RP respectively, write the relationship to determine RS and RP in term of R1, R2 and R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप RS निकालने जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा R1 + R2 + R3, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने जाओगे तो 1/RP इक्वल टू लिखना पड़ेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सर्किट आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है, उसमें पहला आंसर आपको देना है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग ऑफ द टू अमीटर A1 एंड A2, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जो A1 है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और A2 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे चाहे A1 को देखो चाहे A2 को देखो, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, और सीरीज में आपको मालूम है कि करंट डिवाइड होता नहीं है, इसलिए जो रीडिंग A1 की होगी वही रीडिंग A2 की होगी।
ये बिल्कुल आप नहीं समझना कि नहीं ये सर्किट में पहले लग गया है और उसके बाद 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, उसके बाद A2 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे रीडिंग चेंज हो जाएगी। रीडिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगी, जो A1 का होगा वही A2 का होगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर। ये केवल पैरेलल वाले का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे लिखोगे 1/RP इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, ये हो जाएगा 3/30। जब आरपी लिखोगे तो इसको उल्टा कर दोगे 30/3, इसलिए आरपी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10 ओम। उसके बाद तीसरा आंसर यहाँ पे बताना है राइट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। पूरे सर्किट में कितना करंट चल रहा होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। तो पूरे पैरेलल का कॉम्बिनेशन का आ गया है 10 ओम, इसके साथ इस 20 को ऐड कर देंगे तो टोटल आर आ जाएगा 30 ओम। फिर आई इक्वल टू ओम्स लॉ से लिखेंगे V बाई आर, वोल्टेज यहाँ पे है 3/30 कर देंगे तो आ जाएगा 1/10, यानी वैल्यू आ जाएगी 0.1 एम्पियर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो ये हो गए इसके पूरे पार्ट। अब हम लोगों को आना है सेक्शन ई पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।